हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। हमारे इस चैनल में आपका दिल खोल के स्वागत है। देखिए, किस्मत किसी की लिख के नहीं आती, यहीं बनानी पड़ती है। आप उसे अपनी इच्छा से बनाते हो, अपनी मेहनत से बनाते हो। अगर आप जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाए ना, तो इसका मतलब आपकी इच्छा ही नहीं थी कुछ पाने की, कुछ कर गुजरने की। अगर ना विश्वास हो तो उन लोगों का इतिहास उठा के देख लो, पढ़ लो, जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, फिर भी वो बुलंदियों पर बैठे हैं। उनके पीछे अगर कुछ था तो उनकी इच्छा थी कुछ पाने की, कुछ कर गुजरने की। तो आप अपनी किस्मत जो है आपके हाथ में होती है, आप उसे अपनी मेहनत से, अपनी इच्छा से बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, अल्कोहल से कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। देखिए, होता क्या है कि जब इंसान अल्कोहल लेता है तो शरीर में दो ही अंग हैं जो प्रॉपर तरीके से बहुत ज्यादा काम करते हैं। एक तो आपका लीवर हो गया, यकृत, और दूसरा सबसे ज्यादा काम जो करता है वो करता है मस्तिष्क। ठीक है, अब क्या है कि जब आप अल्कोहल लिए तो सबसे पहले वो जब सबसे ज्यादा काम यही दोनों कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा ब्लड भी इन्हीं दोनों को चाहिए। अब होता क्या है कि जैसे ही आपने अल्कोहल लिया, तो अल्कोहल लेने के साथ होता क्या है कि पहले लीवर तक जाता है। लीवर इसको तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब लीवर इसको तोड़ नहीं पाता है तो वो दिमाग के पास भेज देता है, और जब मस्तिष्क के पास ये अल्कोहल पहुंचता है तो मस्तिष्क हैंग कर जाता है। ठीक है, क्योंकि मस्तिष्क भी यही कहता है कि ये हमारा पार्ट तो है ही नहीं। हाँ, तो उसके लिए भी नई चीजें रहती हैं, तो दिमाग जो है वो पूरी तरह से हैंग कर जाता है। अब जो ब्रेन है आपका, वो कैसे काम करता है, मेरी बात समझिएगा। देखिए, जब आप इंसान खाली पेट अल्कोहल लेता है, तो खाली पेट लेने के साथ होता क्या है कि ये अमाशय वाला पोर्शन है आपका। अमाशय में जब खाना नहीं है तो ये जो पाइलोरिक आप स्प्लिंटर देख रहे हैं, इसका मुंह थोड़ा ज्यादा खुला हुआ होता है। और अल्कोहल की एक खास बात ये होती है कि अल्कोहल पचता नहीं है, वो सीधा ऑब्जर्व हो जाता है ब्लड में। तो जब ये अमाशय में कुछ है नहीं, तो ये पाइलोरिक स्प्लिंटर वाला पोर्शन खुला हुआ रहता है। तो जैसे ही इंसान अल्कोहल लिया, वो तुरंत ब्लड में मिल जाता है। तो खाली पेट इंसान को थोड़ा सा ज्यादा असर करेगा, लेकिन जब वो भरा हुआ रहता है, भोजन किया हुआ रहता है, तो ये पाइलोरिक स्प्लिंटर क्या होता है, भोजन के इधर दबने के साथ साथ ये क्या होता है, हल्का सा क्लोज हो जाता है। तो ब्लड में जल्दी अल्कोहल नहीं मिल पाता। यही कारण है कि खाली पेट अल्कोहल बहुत तेज चढ़ता है और भोजन के बाद थोड़ा कम चढ़ता है, ऐसा। तो अब होता क्या है, देखिएगा, ब्रेन जो आपका होता है ना, ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं। ठीक है, एक आपका होता है फोर ब्रेन, एक आपका होता है मिड ब्रेन, और एक आपका होता है हिंड ब्रेन। इस बात को ऐसे समझिए, फोर ब्रेन का मतलब सामने वाला हिस्सा। अब सामने वाला हिस्सा सबसे बड़ा है, तो सबसे ज्यादा काम भी यही हिस्सा करेगा। इससे छोटा होता है मिड ब्रेन, सबसे छोटा होता है मिड ब्रेन, मध्य वाला हिस्सा, और इसके बाद हिंड ब्रेन, पश्च वाला हिस्सा। ठीक है, ऐसा। तो ये फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। जब इंसान अल्कोहल लेता है ना, तो सबसे ज्यादा यही वाला हिस्सा है सबसे बड़ा, तो सबसे ज्यादा काम भी यही करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यही डिस्टर्ब होता है। अब ये जो फोर ब्रेन है ना, इसके तीन पार्ट होते हैं। फोर ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं। एक होता है सेरेब्रम, फोर ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं। एक होता है आपका सेरेब्रम, दूसरा वाला हिस्सा जो होता है वो होता है आपका थैलमस, और तीसरा वाला जो होता है वो होता है हाइपोथैलेमस। जब इंसान अल्कोहल लेता है ना, तो ब्रेन में सबसे बड़ा पार्ट यही होता है, सेरेब्रम वाला। यही कारण है कि सेरेब्रम सबसे पहले डिस्टर्ब हो जाता है। ये क्या क्या चीज कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है हमारा बैलेंस। अगर मैं इस तरीके से खड़ा हूं, तो यही वाला हिस्सा जो है हमारे ब्रेन का, वो कंट्रोल करता है। अगर अगर मान लो कि मैं अल्कोहल ले लिया और यही वाला पार्ट डिस्टर्ब हो गया, तो होगा क्या कि मैं यहां खड़ा होऊंगा, जाके उलट जाऊंगा आगे, क्योंकि बैलेंस ही नहीं बना पाऊंगा। दूसरा चीज जो थॉट होती है, जो सोच होती है, अगर हम कहीं बैठे रहते हैं और कुछ सोचते रहते हैं, जिसको आप कॉन्सेंट्रेशन कह सकते हैं, कि अगर हम किसी चीज को सोच रहे हैं, तो अगर हमारा ये वाला पार्ट बढ़िया बढ़िया सोचेंगे, लेकिन अगर यही अल्कोहल से डिस्टर्ब कर लेंगे, हम सोच ही नहीं पाएंगे। और जब हमारी सोच ही प्रॉपर नहीं होगी, तो हमारे डिसीजन मेकिंग का जो क्षमता होगा वो भी प्रॉपर नहीं होता है। अगर हमारे डिसीजन मेकिंग की क्षमता प्रॉपर नहीं होगी, तो हम कोई भी फैसला तुरंत, आप देखो जितने भी दुनिया में गलत काम है,
वो सारे अल्कोहल के बाद ही होते हैं, क्योंकि अल्कोहल के बाद इंसान परिणाम नहीं सोच पाता है, उसके पीछे कारण उसका सेरेब्रम वाला पोर्शन ही खराब हो जाता है। और जब सेरेब्रम वाला पोर्शन ही खराब हो जाएगा तो जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, अच्छा बुरा सोच पा रहे हो, इसी के बदौलत सोच पा रहे हो। तो जब यही नहीं सही रहेगा तो आप प्रॉपर तरीके से सोच पाओगे? नहीं सोच पाओगे। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो यही कारण है कि जो है अल्कोहल की वजह से इंसान इतना डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, दूसरी चीज, अब होता क्या है कि अगर आप देखो इस सेरेब्रम को अगर हम पार्ट में डिवाइड करें तो सेरेब्रम के कुछ पोर्शन होते हैं। जैसे ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है आपका फ्रंटल लोब, दूसरा आपका होता है पैराइटल लोब, तीसरा होता है ऑक्यूपिटल लोब और चौथा होता है टेम्पेरल लोब। ठीक है, ये 4 पोर्शन होता है। अब ये सेरेब्रम में ये जो फ्रंटल लोब है ना, ये क्या काम करता है? यही आपको याददाश्त देता है, ठीक है, कंसंट्रेशन देता है, सोच देता है, थॉट देता है। ये फ्रंटल लोब का ही काम है। अब मेरी बात यहां ध्यान से समझिएगा, ये आपका जो हिस्सा होता है ना पैराइटल लोब वाला, मैं आगे दिखाऊंगा ये पूरा मैप। ये जो पैराइटल लोब वाला हिस्सा होता है ना, ये पैराइटल लोब वाला हिस्सा क्या करता है? आपके दिशा दूरी को नियंत्रित करता है। अब जैसे कोई इंसान अल्कोहल ले लिया और ये वाला पोर्शन खराब हो गया तो उसको अपनी रफ्तार ही नहीं समझ में आएगी कि क्या रफ्तार उसकी सही है और क्या गलत है, वो खूब तेज गाड़ी चलाएगा। होता है ना ऐसा? यही भाषा को संचित करता है, मतलब भाषा भी यहीं पे स्टोर होती है। अगर मान लो किसी का ये वाला पोर्शन खराब है, अब जैसे भारत में 3 शासक ऐसे थे, जैसे अगर मैं बात करूं सिकंदर की तो सिकंदर महान था, अगर मैं बात करूं अशोक की तो अशोक महान था, अगर मैं बात करूं अकबर की तो अकबर महान था। ये तीनों महान थे, लेकिन अनपढ़ कौन था? अकबर था। कारण ये था कि उसका यही वाला पोर्शन जो है वो खराब था। जब ये वाला पोर्शन खराब रहेगा तो भाषा का सही ज्ञान नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मतलब अगर इंसान बी लिखेगा तो उसको डी दिखेगा। तो अब बताओ, वो प्रॉपर तरीके से नहीं, भाषा ही का ही ज्ञान नहीं है तो नहीं पढ़ पाएगा। इस रोग को बोलते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया। तो अकबर का यही वाला पोर्शन खराब था, ठीक है, उसको डिसलेक्सिया की बीमारी थी। अकबर अनपढ़ था लेकिन फिर भी महान था, कारण उसकी रणनीति अच्छी थी, उसकी प्लानिंग अच्छी थी। ठीक है, यही कारण है, अगर आपकी रणनीति और प्लानिंग अच्छी है तो नो डाउट इंसान महान नहीं और महान बनता है। क्लियर हो गया यहां तक? तो ये वाला जो पोर्शन है पैराइटल लोब का, यही कारण है। ये जो 2 पोर्शन हुआ ये ऑक्यूपेटल लोब और टेम्पेरल लोब, ये क्या काम करते हैं? आपको वो चेतना में मदद करते हैं। जैसे माइंड का 3 हिस्सा होता है। एक होता है आपका कॉन्शियस वाला हिस्सा, एक होता है आपका सब कॉन्शियस वाला हिस्सा, और एक होता है आपका अनकॉन्शियस वाला हिस्सा। ठीक है, अनकॉन्शियस वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा होता है चेतना का, जब आप पूरी तरह से होश में रहते हो। दिख रहा है ना यहां तक? चेतना का। दूसरा सब कॉन्शियस वाला हिस्सा होता है, ये होता है आपका अर्ध चेतना का, और अनकॉन्शियस मतलब पूरी तरह से बेहोश। तो देखिए, अर्ध चेतना का मतलब होता है जब आप सोए हुए रहते हो, अर्ध चेतना में रहते हो, कोई बुलाता है, कोई बात करता है तो आपको चीजें समझ में आती है, लेकिन आप प्रॉपर तरीके से उसका जवाब नहीं दे पाते हो, क्योंकि आप पूरी तरह से होश में नहीं रहते हो, अर्ध में रहते हो। आ रहा है समझ में? तो जो भी आप अर्ध चेतना में चीजों को देखते हो, सपने देखते हो या सपने में किसी को बात करते हुए देखते हो, ठीक है, चाहे आप भूत प्रेत देखते हो, वो सब के सब सबकॉन्शियस का हिस्सा है। ये यही वाला पोर्शन है, एक दिखाने का काम करता है और एक सुनाने का काम करता है। आप देखोगे कोई भी भूत आपको अरबी में आके नहीं बतियाएगा, और जब भी आपको बतियाएगा आपकी भाषा में बतियाएगा, कारण कि आपकी दिमाग में जो भाषा स्टोर होगी वो उसी में बात करेगा। तो हर कंट्री का भूत अलग अलग होता है। आ रहा है मेरी बात समझ में यहां तक? किसी को कोई दिक्कत? इसको मैप में समझ लो। तो देखो है क्या, ये वाला हिस्सा है आपका फोर ब्रेन का, मिड ब्रेन का। यहाँ पे ये मिड ब्रेन वाला पोर्शन है और ये आपका हिंड ब्रेन वाला पोर्शन है। ठीक है, ये फोर ब्रेन वाला पोर्शन है। इसी पार्ट को अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यही होता है आपका फ्रंटल लोब। ठीक है, इधर आपका होता है पैराइटल लोब, इधर आपका होता है ऑक्यूपिटल लोब, इधर होता है टेम्पेरल लोब। ठीक है, ये आपका, इसी पूरे हिस्से को बोलते हैं सेरेब्रम। सेरेब्रम, मेरी बात आई समझ में? तो इतना वाला पोर्शन जो है पूरी तरह से खराब हो जाता है। आप देखो फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्यूपिटल लोब, टेम्पेरल लोब। ठीक है, ये इस तरीके से ये रहता है। ठीक है, भाषा को कौन स्टोर करता है? यही पैराइटल लोब। ठीक है, यही पैराइटल लोब भाषा को स्टोर करता है। अब मेरी बात समझना, सबसे ज्यादा काम किया लीवर, पहले तोड़ने का काम किया लीवर। तो अल्कोहल गया लीवर के पास, तो खराब कौन होगा? पहले लीवर। मेरी बात आई समझ में? ठीक है, यही कारण है कि अल्कोहलिक जो इंसान होता है उसका सबसे पहले कौन सा हिस्सा जाता है? ठीक है, लीवर वाला हिस्सा, यकृत वाला हिस्सा। आ गया मेरी बात समझ में?
ठीक है, तो यही कारण है। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, आगे चले तो राइट आंसर होगा इसका लीवर। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज आप लोग और देखे होंगे, एक सवाल था कि सर पोस्टमार्टम में भी ज्यादातर अल्कोहल लोग अल्कोहल का सेवन करके करते हैं, है ना ऐसा। तो देखो मेरी बात समझना, ये जो आप पोस्टमार्टम में लोगों को देखे हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, कोई भी संवैधानिक रूल ऐसा नहीं है कि आपको अल्कोहल लेने के लिए बाध्य किया जाए, अल्कोहल लेके आप काम करो। मेरी बात आई समझ में, ठीक है। ऐसा लोग लेके कर देते होंगे वो अलग विषय होगा, लेकिन संवैधानिक ऐसा कुछ भी नहीं। अगर ऐसा होता ना तो बेवड़ों की अलग भर्ती निकलती। आ रहा है समझ में, ठीक है। ऐसा क्लियर हो गया, हाँ, कि दारू पीने वालों की खास भर्ती पोस्टमार्टम करना है, चीरफाड़ करना है। आ रहा है समझ में, ठीक है। ऐसा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा पोस्ट आप समझना ना, उनको यही नहीं समझ में आएगा कि वो कर क्या रहे हैं अल्कोहल लेने के बाद, इसलिए वो आसानी से कर लेंगे। मैंने अभी बोला ना, भावनाएं अल्कोहल लेने के बाद भावनाएं जो हैं वो मतलब जो लगाव होता है ना दूसरे के दया भाव, वो सारी चीजों का थोड़ा सा कम हो जाता है। और अल्कोहल में एक हार्मोन्स होता है डोपामिन, ठीक है, यही आपके, इसी को हैप्पी हार्मोन्स भी बोलते हैं, यही आपको जो है वो काम करता है, ठीक है। अब मेरी बात समझना, ये जो डोपामिन होता है, ठीक है, डोपामिन होता है, ये क्या काम करता है, आपकी इच्छा शक्ति को भी बढ़ाता है। जैसे कोई एक पैक पिलाया तो ये होता है एक और बनाओ, आता है ना, ठीक है, तो वो यही डोपामिन ही रिलीज करता है। मेरी बात आ रही समझ में, ऐसा यही कंट्रोल इसको करता है, तो डोपामिन, इसीलिए इसको हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं। आ रहा है मेरी बात समझ में, ठीक है। तो माइंड को अगर हैप्पी देने वाला कोई काम है ऐसा, और ये दिमाग में कुलबुलाहट पैदा करेगा कि नहीं आज शाम को लेना ही लेना है। आ रहा है मेरी बात समझ में, ठीक है। और देखो सुबह से शाम तक, आप सुबह से शाम तक देखो, जितना ज्यादा नमकीन की बिक्री सुबह से शाम तक नहीं होती है, सबसे ज्यादा 2-4 घंटे में होती है। आ रहा है समझ में, तो रोजगार भी पैदा कर रहे हैं सब, इसलिए सम्मान किया जाए। क्लियर हो गया, हाँ पूछो। जब हम लोग अल्कोहल पीते हैं तो हमारे जो सेरेब्रम में है वो 2 दिन तक इसका असर रहता है। 2 दिन के बाद फिर ये सही होता है, धीरे 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 2 दिन तक प्रॉपर असर रहता है इसका। तो जब आप एक बात बताओ, सबसे ज्यादा शरीर, इनका सवाल ये है कि जब सबसे ज्यादा अगर अल्कोहल ले ले तो अगले दिन जो है वो बहुत लोगों का देखे हैं कि सर जो है हैंग करता है ना, मतलब भारी भारी सा लगता है। कारण ये है कि एक बात बताओ, सबसे ज्यादा काम अल्कोहल ये यकृत कर रहा है, लीवर कर रहा है और ब्रेन कर रहा है, ठीक। अब इन दोनों को चाहिए खून, आपने भर दिया अल्कोहल, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो जब आपने, जैसे सिगरेट क्या होता है, आप जब इंसान सिगरेट पीता है तो जब सांस लिए ना, तो अभी मैं आगे बताऊंगा कि ऑक्सीजन कैसे आपकी बॉडी में काम करता है। तो जब इंसान सांस लिया तो हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है ना, वो ऑक्सीजन को लेके भागता है जैसे, लेकिन जैसे इंसान सिगरेट पिया ऑक्सीजन को छोड़ देता है, सिगरेटें लेके भाग जाता है, धुआं कर देता है। मेरी बात आ रही है समझ में। उसी तरह आपके ब्रेन को चाहिए था क्या, ब्लड, आपने दिया क्या, अल्कोहल। मेरी बात समझ में आ रही है। जब ज्यादा दे दोगे तो ब्लड की डेंसिटी बढ़ जाती है, और जब ब्लड की डेंसिटी बढ़ जाएगी तो नो डाउट सर भारी भारी लगे। अरे वो पूरे ब्लड में उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, लेकिन भारी क्यों लगेगा, सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है, ब्रेन। मैनेजमेंट देखने का काम जिसका रहता है, सबसे ज्यादा प्रेशर आप उसके पास उसी का रहता है। मेरी बात आ रही है समझ में। आप देखो इस बात को ऐसे समझो, ये है आपका ब्रेन और ये है आपकी मेरु रज्जु कशेरुकु, ठीक है। यहां से लेके यहां तक का जो काम है ना, ठीक है, वो नैनो सेकेंड वाला काम होता है। नैनो सेकेंड का मतलब ये वो हिस्सा काम करते हैं जो ब्रेन तक पहुंचने ही नहीं देते हैं। आ रहा है मेरी बात समझ में। जैसे कोनो एक थपड़ा मारेगा तुरंत पट से हाथ गाल पे जाएगा, ठीक है। अगर ब्रेन इसको देखता तो ब्रेन क्या करता, पहले मैसेज देता, गाल से एक मैसेज जाता दिमाग के पास कि भैया हमको चोट लगा है, तब वो हाथ को मैसेज देता कि तुम हाथ रख के चेक कर लो, तब हाथ आता। तो सोचो कितना देर पड़ा रहता, ठीक, पूरा छापे उतर जाता। लेकिन तुरंत ये जो हाथ गया, तो ये तुरंत वाला जो काम है ना, सडनली वो ब्रेन तक पहुंचता ही नहीं है। ये होते हैं पापा और ये होती है मम्मी। आ रहा है समझ में। बहुत सारा आप काम देखोगे, ठीक है, जो पापा तक पहुंचता ही नहीं है, मम्मी सॉल्व कर देती है, होता है ना। मेरी बात आ रही है समझ में, ठीक है। तो यही कारण है। क्लियर हो गया, हाँ पूछो। जैसे कि अल्कोहल लिए हम लोग, तो हमारे ब्रेन को कितने देर मतलब प्रभावित कर देता है? हाँ, अगर आप जैसे ही अल्कोहल लेते हो ना, तो ये आपके ब्रेन को 6 मिनट के अंदर प्रभावित कर देता है। मतलब 6 मिनट के अंदर चढ़ जाएगा, 1-2 पैक मारते मारते झूम जाएगा। आ रहा है समझ में, ठीक है। ऐसा 6 मिनट के अंदर इसका असर हो जाता है। क्लियर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, लीवर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आगे चले। दूसरा देखो,
निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि होती है जो अंत तथा बाह्यस्रावी दोनों होती है? ठीक है, तो देखो आपके बॉडी में 3 तरह की ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, ग्रंथियों को आप पाइप समझो। ठीक है, मतलब ऐसा, ग्रंथियां वो होती हैं जैसे जो आप बनाती हैं हार्मोन्स या जूस कुछ ना कुछ बनाए। ठीक है, तो ये जो आपकी बॉडी में ग्रंथियां होती है ना, ये 3 तरह की होती हैं। एक अंत से समझ में आ रहा है कि अंदर अंदर जो काम कर दे। ठीक है, बाह्य का मतलब, ठीक है, जो बाहर आके अपना काम करे, आ रहा है समझ में। और मिश्रित का मतलब वो हुआ कि जो दोनों की तरह काम करे, मतलब अंदर अंदर भी और बाहर बाहर। ठीक है, नहीं होता है, कुछ लोग शांत दिखते हैं लेकिन बहुत खतरनाक होते हैं, आ रहा है समझ में, वैसे ही। क्लियर हो गया? तो अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी और मिश्रित। अब बताओ बाह्य का मतलब क्या हुआ? अगर कोई बॉडी बन तो रहा है सब कुछ बॉडी के अंदर, लेकिन जा रहा है बाहर, तो बाहर किसके माध्यम से जाएगा? किसी न किसी पाइप के माध्यम से। तो जो बाह्य ग्रंथियां होती हैं वो नलिका युक्त होती हैं। ठीक है, जिनके अंदर नलिका युक्त होती है। जैसे मान लो आपका पसीना हुआ, पसीना बना तो बॉडी के अंदर लेकिन आया बाहर। दूध बॉडी के अंदर बना लेकिन आया बाहर। ठीक है, दूध आप देखो मेमोरी ग्लैंड बनाती अंदर है लेकिन बाहर लेके आती। बाहर लेके आने का काम कौन सा हार्मोन करता है? ऑक्सीटोसिन। ठीक है, यही कारण है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो गाय भैंस में, जब दूध के लिए गाय भैंस को मतलब जब दूध नहीं होता है तो गाय भैंस को ये दिया जाता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? दूध को रिलीज कराने का काम करता है। ऑक्सीटोसिन ही वो हार्मोन्स होता है जो क्या काम करता है? जब आप देखोगे कोई महिला अगर प्रेग्नेंट है और उसको जब लेबर पेन होना शुरू होता है, दर्द होना, तो ऑक्सीटोसिन ही करता है। मतलब ऑक्सीटोसिन ही यूट्रस पे दाब लगाता है, जिस कारण बच्चा जो है वो बाहर की तरफ आता है। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो ऑक्सीटोसिन दूध बनाता नहीं है, दूध को रिलीज करता है। क्लियर हो गया? और गाय भैंस में भी यही हार्मोन्स लगता है। क्लियर हो गया? तो नलिका युक्त होता है। आप देखो लार बना बॉडी के अंदर लेकिन आता है बाहर की तरफ, तो ये सब नलिका के द्वारा ही तो होता है। अंतःस्रावी कौन सी होंगी? ये जब भी बनाएंगी जूस बनाएंगी। ठीक है, जूस बनाएंगी। क्लियर है? जूस या एंजाइम। क्लियर है? अंतःस्रावी कौन सी होंगी? वो होंगी जो हार्मोन्स बनाएंगी। क्लियर है? अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोन्स बनाती हैं। मिश्रित ग्रंथियां कौन सी होंगी? जो हार्मोन्स भी बनाए और जूस भी बनाए। ये 3 ठो होती हैं, LPG, लीवर, पेनक्रियाज, गोनैड्स। ठीक है, लीवर, पेनक्रियाज, गोनैड्स। ठीक है, तो लीवर, पेनक्रियाज, गोनैड में से कौन सा ऑप्शन यहां दिख रहा है? पेनक्रियाज। तो राइट आंसर कौन सा होगा? पेनक्रियाज। क्लियर हो गया? यही पेनक्रियाज जो है वो शुगर को डेवलप करने में काम आगे सहायता देता है। मैं आगे बताऊंगा कि कैसे। क्लियर हो गया? यहां तक बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे चले? सर एक सवाल है, हाँ पूछो। जैसे कि लोगों के हाथ में पसीना आता है, हाँ, या पैर, अच्छा, हाँ, देखोगे लोगों के हाथ में सबसे ज्यादा, जब देखोगे किसी के हाथ में सबसे ज्यादा पसीना होता है, किसी के तलवे में सबसे ज्यादा पसीना होता है ना? तो ये एक प्रकार का रोग होता है, इसको बोलते हैं हाइपर हाइड्रोसिस। ठीक है, हाइपर हाइड्रोसिस। ठीक है, ये एक प्रकार का रोग होता है। ठीक है, जिसके हाथ पैर में सबसे ज्यादा पसीना होता है उस रोग को बोलते हैं हाइपर हाइड्रोसिस। क्लियर? आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे चले? कौन सा? ये नहीं, ये समय समय पर डेवलप कर जाता है। कभी कभी होता है कि जैसे घबराहट के टाइम पे भी होता है, कुछ समय के लिए रहे तब नहीं, लेकिन एक लंबे समय तक के लिए बन गया तो इस रोग को कहेंगे हाइपर हाइड्रोसिस। क्लियर? नेक्स्ट, इसका तो राइट आंसर कौन सा होगा? पेनक्रियाज ना? ठीक है, नेक्स्ट, डायबिटीज इंसिपिडस रोग क्या होता है? देखो यहां पूछ रहा है शुगर क्या होता है एग्जैक्टली। ठीक है, मधुमेह या डायबिटीज, हाँ, इस रोग को, ये रोग कौन पैदा करता है वो बता रहा हूं। हाँ, मेरी बात आप समझना। देखो होता क्या है कि एक पार्ट होता है आपकी बॉडी में, ये है अमाशय, पेट वाला हिस्सा। इस पेट के पीछे होता है पेनक्रियाज। क्लियर है? इस पेट के पीछे होता है पेनक्रियाज। ये पेनक्रियाज क्या काम करता है? अमाशय के ठीक पीछे होता है। ठीक है, और ये 3 तरह का हार्मोन्स बनाता है। क्लियर हो गया? ठीक है, एक बनाता है ग्लूकागॉन, एक बनाता है ग्लूकागॉन, एक बनाता है इंसुलिन। ये जो पेनक्रियाज होता है ना वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे दीपों की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। और इस पेनक्रियाज की खोज किया था लैंगरहैंस ने, इसीलिए इसको लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहते हैं। ठीक है, इसमें 3 तरह का सेल होता है। एक आपका होता है अल्फा सेल, एक होता है आपका बीटा सेल, और एक होता है आपका डेल्टा सेल या गामा सेल। ठीक है, अल्फा जो सेल होता है यही ग्लूकागॉन बनाता है। क्लियर है? यही ग्लूकागॉन बनाता है। बीटा जो सेल होता है यही इंसुलिन बनाता है,
और जो डेल्टा सेल होता है वो सोमैटोस्टेलिन नाम का एक हार्मोन्स बनाता है, सोमैटोस्टेलिन नाम का एक हार्मोन्स बनाता है। मेरी बात आई समझ में? ठीक है, आप ऐसे समझो पेनक्रियाज जो होता है वो टोटल 3 हार्मोन्स बनाता है, एक ग्लूकागॉन, एक इंसुलिन और एक सोमैटोस्टेलिन। क्लियर है? मेरी बात आई समझ में? ठीक है, ये 3 हार्मोन्स बनाता है। इन तीनों हार्मोन्स में सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करता है? इंसुलिन। अब ये इंसुलिन क्या काम करता है उस बात को समझो। देखो अब इंसुलिन क्या करेगा, इसका राइट आंसर कौन सा होगा उस हिसाब से? इंसुलिन का। ये इंसुलिन क्या काम करता है, अब जैसे मान लो कि आपको दिन भर चलने के लिए, दिन भर काम करने के लिए कुछ तो ऊर्जा लगती होगी। ठीक है, ये ऊर्जा जो है वो आपकी बॉडी में 1200 से 2400 कैलोरी लगती है, 1200 से 2400 कैलोरी लगती है। तो किसी न किसी भोजन के माध्यम से मिलेगा, लेकिन किसी भोजन में आपको ये लिखा हुआ रहता है कि इसको खाओगे तो इतना ऊर्जा मिलेगा, नहीं ना। आप अपने हिसाब से भोजन को खाते हो। क्लियर है? किसी के यहां बहुत बढ़िया बन गया तो ऐंठ के खा लेगा, हिल भी नहीं पाएगा। आ रहा है समझ में? ऐसा। और खा के बहुत लोग ऐसे होते हैं कि देखो खा के वहीं पड़ जाएंगे, होता है ना। अब एक बात बताओ, आपने यहां तक खा तो लिया, ठीक है, लेकिन इतने एनर्जी की आपको जरूरत थी नहीं। आपको जरूरत कितने की थी? 1200 से 2400। अब ये काम हर दूसरे दिन तीसरे दिन कर ले रहे हो। आ रहा है मेरी बात समझ में? मतलब चाहिए आपको 2400 कैलोरी तक और डेली आप घींच के खा ले रहे हो 3000 कैलोरी तक ऊर्जा, इतना ले रहे हो। तो ये एक्स्ट्रा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो अब बताओ, देखो जब इंसान खाता है ना, ठीक है, तो 3 चीज खाता है। ठीक, दिन भर में आप कुछ भी खाओ, चावल, दाल, दूध, दही, मक्खन, पनीर, कुछ जो खाना, तेल तुल जो भी खाओगे, 3 ही चीज खाओगे आप। एक आपका होता है कौन सा? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा आपका होता है कौन सा? प्रोटीन। और तीसरा आपका होता है लिपिड। ठीक है, लिपिड या फैट। हाँ, जैसे तेल वाली चीज जितनी भी है। प्रोटीन मतलब दाल, सोयाबीन और ये सब। और कार्बोहाइड्रेट मतलब हल्की मीठी चीज, हल्की मीठी चीज जैसे चावल, रोटी, है ना। रोटी इंसान खाता है ना, तो रोटी के अंदर, सॉरी आटे के अंदर एक ग्लूटेन नाम का पदार्थ होता है, एक ग्लूटेन नाम का पदार्थ होता है। यही ग्लूटेन क्या काम करता है? पानी को सोखता है। यही कारण है कि जितना पानी डाल के आटा को गूंथोगे उतने नरम आटा होते जाएगा। क्लियर हो गया? आ रहा है मेरी बात समझ में? तो ये जो पानी, ये जो कार्बन पानी होता है ना, ठीक है, मतलब ग्लूटेन होता है ना, ये ग्लूटेन क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को खींचता है। ग्लूटेन क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है। क्लियर हो गया? तो जितना आप पानी डालोगे उतने वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखेगा। और जितना रोटी मुलायम होती है उतनी अच्छी फूलती है कि नहीं फूलती है? आटा मुलायम होता है, तो जितना उसमें पानी डाल के गूथा है उतना कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित हो गया। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित हो गया, अब रोटी को जब तवे पे रखोगे आप, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की कोशिश करेगा, रोटी की परत निकलने नहीं देगी, तो रोटी फूल जाएगा। मेरी बात आ रही है समझ में? ऐसा। क्लियर है? तो आप दिन भर में कुछ भी चीज खाते हो तो मेन होता है कार्बोहाइड्रेट, ये जो हल्की मीठी चीज खाते हो। इसी कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है, इसी कार्बोहाइड्रेट को वो क्या काम करता है? तो ये जो आपने एक्स्ट्रा एनर्जी लिया था ना 1200 से 2400 से, जो ज्यादा आपने लिया था, ठीक, मान लो 3000 तक लिया था, तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी था ना, इसी कार्बोहाइड्रेट को हम लोग शुगर कहते हैं। ठीक है, तो यही एक्स्ट्रा शुगर को ये क्या काम करता है? फैट में बदल देता है। तो डेली ऐंठ के खा रहे हो, 2400 की जरूरत है, जो एक्स्ट्रा बचा वो सब फैट में बदलते जाएगा, तो शरीर फूलेगा नहीं? फूल जाएगा ना। ठीक है, आ रहा है मेरी बात समझ में? तो जगह 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 चर्बी की तरह फैल जाएगी। क्लियर हो गया? तो एक्स्ट्रा शुगर को फैट में बदलता है। ये काम तब तक बहुत बढ़िया होगा जब तक इंसुलिन बहुत बढ़िया निकलेगा। क्लियर हो गया? जैसे इंसुलिन निकलना कम हो गया, जैसे इंसुलिन निकलना कम हो गया, वैसे ही क्या काम होगा? ये शुगर को फैट में बदल पाएगा? नहीं बदल पाएगा। तो जब शुगर को ये फैट में नहीं बदल पाएगा तो खूने में छोड़ देगा, ब्लड में ही छोड़ देगा। और जब ब्लड में छोड़ देगा तो ब्लड में शुगर बढ़ जाएगा कि नहीं? ठीक है, तो जब ब्लड में शुगर बढ़ जाए इसी को कहोगे डायबिटीज। आ रहा है मेरी बात समझ में? इसी को कहोगे मधुमेह। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? इसमें जो लक्षण होगा वो कैसा आएगा? बार बार पेशाब का लगना। आ रहा है मेरी बात समझ में? ऐसा लगेगा। ठीक है, इसी को बोलेंगे बहुमूत्रता। क्लियर हो गया? अब समझना, अगर मान लो इंसुलिन ज्यादा निकल गया, तो जब ज्यादा निकल जाएगा, देखोगे ना खाना में नमक कम डालोगे तब वो खराब है, ज्यादा डालोगे तब वो खराब है। आ रहा है समझ में? ठीक है,
जिंदगी में झंझट जितना ज्यादा रखोगे उतना ही पंचायत होता है ना। तो जब इंसुलिन ज्यादा निकल जाएगा तो जो एक्स्ट्रा था उसको तो फैट में बदल ही रहा था, जिसकी जरूरत है ना उसको भी लगेगा फैट में बदलने। तो जब जिसकी जरूरत है उसको भी फैट में बदलने लगेगा तो आप बताओ एनर्जी भी पूरा मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो ब्लड में ही शुगर कम हो जाएगा। तो जब खून में शुगर कम हो जाए तो इसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया, इस रोग को बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। शुगर, जब ब्लड में शुगर कम हो जाए। अब इस बात को, ब्लड में शुगर कम होने का मतलब, जब इंसान शुगर चेक कराने के लिए जब जाता है तो दो तरीके से शुगर चेक होता है। एक होता है खाली पेट, एक होता है भर पेट। भर पेट मतलब भोजन के बाद। मेरी बात आ रही समझ में? खाली पेट जो, अच्छा बताओ, खाली पेट चेक करा रहा है इसका मतलब ब्लड में शुगर चेक करा रहा है कि नहीं? इसका मतलब ब्लड में शुगर भी जरूरी है, ठीक है, उसी से एनर्जी मिल रहा है। तो वो शुगर आपका 60 से 80 mg 100 ml ब्लड में होना चाहिए। मतलब 100 ml ब्लड में 60 से 80 mg होना चाहिए शुगर। अगर भोजन के बाद की बात करें तो 120 से 140 होना चाहिए, 40 mg पर 100 ml ब्लड में होना चाहिए। मेरी बात आई समझ में? ठीक है, क्योंकि भोजन की हो तो शुगर तो जाहिर सी बात है बढ़ा रहेगा, तो इतना होना चाहिए। मेरी बात आ रही है समझ में? इससे ज्यादा हुआ तब भी क्या कहेंगे हम कि शुगर ज्यादा है। क्लियर हो गया? ठीक है, और इससे ज्यादा हुआ तब भी हम कहेंगे शुगर ज्यादा है। नॉर्मल अगर देखा जाए औसत कितना होना चाहिए तो 80 से 120। मेरी बात आई समझ में? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? यहां तक समझ में आ गया पूरा? किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो इसीलिए शुगर वाले मरीज को इंसुलिन का हार्मोन, ये इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? और ये इंसुलिन, अच्छा दूसरा चीज मेरी बात समझना, ये इंसुलिन प्रॉपर तरीके से काम करे इसके लिए शरीर में जिंक का होना बहुत जरूरी है। जिंक मतलब जस्ता, ठीक है। अब बताओ जिसके शरीर में जस्ता कम होगा, जिंक ये मिलेगा कहां से? जितना पानी वाला फल है, ठीक है, जैसे तरबूज उरबूज खीरा उरा ये सब जितना देख रहे हो इसमें जिंक होता है। जिंक क्या काम करता है? इंसुलिन बनाने का भी काम करता है, दूसरा घाव को भरने का भी काम करता है, ये सारा काम। यही कारण है कि शुगर उगर वाले मरीज में जिंक कम हो जाएगा तो घावे जल्दी नहीं भरेगा। मेरी बात आ रही है समझ में? ऐसा क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं ना? समझ में आया प्रॉपर? ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? बी, इंसुलिन। क्लियर? हाँ पूछो। हाँ क्यों? क्योंकि देखो मटन खाने से डॉक्टर क्यों मना कर देता है? क्योंकि जो हार्मोन्स होता है ना, हाँ, वो दो तरीके से बनता है। एक बनता है प्रोटीन से और दूसरा बनता है फैट से। तो ये जो इंसुलिन है वो प्रोटीन से बनता है, ठीक है। तो बताओ बकरे के मीट में प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है, यही कारण है कि डॉक्टर मना कर देता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे चले। देखो जब कोई व्यक्ति रोता है तो इसके संक्रियण के कारण नाक से जल का विसर्जन होता है। आप देखोगे जब कोई इंसान रोएगा तो उसके नाक से भी नाक से भी पानी आता है। अब बताओ ज्यादा रोने पे आता है कि कम रोने पे? ज्यादा रोने पे, ठीक है। जितना ज्यादा दर्द होगा उतने ज्यादा रोएगा, है ना? इसीलिए कहते हैं फोन का इस्तेमाल थोड़ा कम किया करो, तो नाक से भी पानी नहीं आएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, ऐसा क्लियर हुआ? देखो होता क्या है कि जब इंसान रोता है ना, अब इसको ऐसे समझ लो, ये रहा, ये आपकी आंखें हैं, ठीक है। अब यहां पे होता है लैक्राइमल ग्रंथि, ठीक है, यहीं से आंसू बनता है। ये इस साइड होता है, ये इस साइड यहां ऊपर में। क्लियर है? सॉरी, ये इस साइड होता है। हाँ, तो आंखों में क्या होता है? यहीं लैक्राइमल ग्रंथि होता है। और इसी लैक्राइमल ग्रंथि से जब आंखें साफ होंगी ना, जब आंखें साफ होंगी तो जब आंखें सूखेंगी ना तो यही वो पानी छोड़ देता है कि इसको गीला किया जाए। जब आंखों में कचरा पड़ जाएगा तो वाइपर, ये प्लग क्या काम करता है? वाइपर का काम करता है, साफ कर देगा। आ रहा है समझ में? लेकिन जब पानी दोगे तब ना, आप गाड़ी भी चलाते हो, देखो पहले शीशा पानी देना पड़ता है, तब जाके वो बढ़िया साफ करता है। उसी तरह का ये काम करता है। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो देखोगे बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको रोने का मन नहीं करता है और दिखाना भी है कि भैया प्यार है, हमको रोना भी है,
ठीक है। तो एक तार कोनो चीज को देखेंगे सब आंख खोल के, पलक झपकाएंगे ही नहीं। तो जब पलक नहीं झपकाएंगे तो हवा लगेगा तो आंख सूखेगा कि नहीं सूखेगा, सूखेगा। तो तुरंत मैसेज आएगा कि ऐसा इसका आंख सूख गया, पानी भर दो। तो जैसे पानी भरेगा अगले आदमी को लगेगा ओहो कितना प्यार है, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो खूब रो लेगा, आ रहा है मेरी बात समझ में। लेकिन उस रोने में नाक से पानी नहीं आएगा। जब बढ़िया से रोगे ना, ठीक है, जैसे अभी लगन उगन का टाइम चल रहा है, हाँ, जब बढ़िया से रोगे तब नाक से भी पानी आएगा। क्यों? क्योंकि जब आंख में पानी भर जाएगा, तो जब आंख में पानी भर जाएगा तो जितना पानी टपकेगा टपक गया, बाकी का होगा इसी आंख के किनारे दो ठो पाइप नुमा नलिका निकली रहती है। इसी पाइप नुमा नलिका से पनिया जो है आपके नाक में चला आएगा, तो दोनों नाक से पानी गिरने लगेगा। आ गया समझ में? ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है ना, ये व्हाइट वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं कंजक्टिवा, ठीक है, कंजक्टिवा। यही जब लाल हो जाता है, देखोगे किसी का आंख बहुत लाल हो जाएगा, तो इसको कहेंगे कंजक्टिविटीज। उस रोग को क्या बोलेंगे? कंजक्टिविटीज। आ रहा है समझ में? कोनो एक थपड़ा मार दिया आप, देखो आंखिया लाल हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे कंजक्टिविटीज। आ रहा है समझ में? लंबे समय तक बना रहे थे। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? आ रहा है मेरी बात समझ में? ऐसा तो देखो, आंख में आंसू क्या काम करता है? आंखों को साफ करने का काम करता है, ठीक है। लेकिन पानी जो है आंखों को साफ तो कर लिया, लेकिन फिर भी सच्चाई नहीं दिखती। आदमी कितनों रोले बतियाएगा उसी से। अच्छा, दूसरा चीज, सबसे ज्यादा रोने का काम किसका होता है? महिलाओं का होता है। इसलिए क्योंकि महिलाओं में भावनाएं जो होती हैं लड़कों की तुलना में लड़कियों में 2%, 0.2% ज्यादा होता है लड़कियों में, लड़कों में 0.2% कम होता है। यही कारण है कि लड़के जल्दी नहीं रोते, लेकिन लड़कियां जल्दी रो देती हैं। बहुत जगह तो बुलाया जाता है रोने के लिए भी। आ रहा है समझ में? ऐसा। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? समझ में आया प्रॉपर? ठीक है, नेक्स्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, वो कौन सा होगा? इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, तो वो किसकी वजह से होता है? अश्रुकारी ग्रंथि की वजह से होता है। इसी को बोलते हैं लैक्राइमल ग्लैंड, लैक्राइमल ग्लैंड, ठीक है, अश्रुकारी ग्रंथि। हाँ पूछो। किसी किसी की आंख से हरदम पानी निकलते रहे, वो एक प्रकार का रोग है, वो एक प्रकार का रोग है। जैसे जब आंखों में देखे, आंखों के सामने वाला जो हिस्सा होता है ना, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, कॉर्निया वाला हिस्सा होता है, ठीक है। और जब उस पार्ट में खराबी होगी ना, तो ब्रेन को हमेशा एक मैसेज जाता रहेगा कि इसकी आंखें हमेशा शुष्क बनी है, तो हमेशा क्या करेगा, पानी, लैक्राइमल ग्रंथि पानी छोड़ता रहता है। आ रहा है समझ में? वो एक प्रकार का रोग होता है। क्लियर है? उसके लिए प्रॉपर ड्रॉप आता है, लिक्विड आता है, ठीक है। हाँ हाँ, तो आंख, अभी मैं क्या बताया, जितना आंख शुष्क होगा उतना ही पानी गिरेगा। आ रहा है समझ? जब आप गाड़ी चला रहे हो, आंख खुला हुआ है, हवा लग रहा है, पानी सूख गया, तुरंत पानी छोड़ देगा लैक्राइमल ग्रंथि, तो आंख, गाड़ी चलाते समय आंख से पानी आएगा। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स कहां से स्रावित होता है? तो देखो, ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स है ना, ठीक है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो है, इसका जो लोकेशन होता है वो इस जगह पे होता है, या यहां पे होता है थायराइड ग्रंथि, ठीक है। इसको बोलते हैं कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि, ठीक है, थायराइड ग्रंथि। इसी थायराइड ग्रंथि को हिंदी में बोलते हैं अवटु ग्रंथि। क्लियर है? तो यही थायराइड ग्रंथि एच आकार का दिख रहा है ना, तितली के आकार का, इसीलिए इसको बटरफ्लाई ग्रंथि भी बोलते हैं। ये है कंठ आपका, तो कंठ को हम लोग एडम्स एप्पल बोलते हैं, एडम्स एप्पल बोलते हैं, इसीलिए इस ग्रंथि को एडम्स एप्पल के नाम से भी जानते हैं। यहां से, इस ग्रंथि से दो ठो हार्मोन से निकलता है, एक निकलता है थायरॉक्सिन और एक निकलता है कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन। क्लियर हो गया? ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स है ना, ये क्या काम करता है? ये आपकी उपापचयी क्रियाओं को कंट्रोल करता है। उपापचयी क्रियाएं कौन सी होती हैं? जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, जैसे पाचन अपने आप चलते रहता है, दिल की धड़कन अपने आप चलते रहता है, श्वसन अपने आप चलते रहता है, तो ये इसको कंट्रोल करता है। थायरॉक्सिन बनाने में किसका रोल होता है? आयोडीन का रोल होता है। आ गया समझ में? और ये थायरॉक्सिन हार्मोन से ज्यादातर 18 से 21 साल तक ज्यादा एक्टिव रहता है। आ रहा है मेरी बात समझ में?
तो इसीलिए, और ये थायरॉक्सिन मिलेगा कहां से? आयोडीन से। आयोडीन कहां से मिलेगा? नमक से। आ रहा है समझ में? नमक कहां से मिलेगा? पानी। अब पानी में पड़े हुए जीव को खाओ, चाहे मछली खाओ, केकड़ा खाओ, जो खाना है वो खाओ। चाइना को देख लो, चमगादड़ तक नहीं छोड़ा। आ रहा है समझ में? ठीक है, ऐसा आ रहा है। तो जितना ज्यादा आप वो पानी वाला खाओगे उतना ही आयोडीन, आयोडीन युक्त नमक बोला जाता है ना। तो आयोडीन जब खाओगे तो आयोडीन ही थायरॉक्सिन को बनाने में मदद करता है। ठीक है, जब थायरॉक्सिन बनेगा, ठीक है, तो यही थायरॉक्सिन क्या करेगा? आप देखो समझना, ये उपापचयी क्रियाओं को मतलब पाचन को कंट्रोल करता है कि नहीं करता है? करता है। अब समझना, मान लो मैं अभी खाया और थोड़े देर के बाद पच रहा है, 6 घंटा 7 घंटे के बाद, तो बढ़िया रहेगा मेरा शरीर। मान लो मैं अभी खाया और ढंग से पचा ही नहीं, आधा पचा आधा नहीं पचा, तो आधा भर जाएगा। क्लियर है? फिर दोबारा खाएंगे, आधा पचा आधा नहीं भरा, तो भर जाएगा, तो शरीर सूज जाएगा। आ रहा है समझ में? जब शरीर सूख जाएगा, ठीक है, तो इसी रोग को बोलोगे, जब देखोगे कि कोई बहुत मोटाने लगेगा तो डॉक्टर बोलेगा जाके थायराइड चेक कराओ। बोलता है कि नहीं बोलता है? तो अधिक जब अधिक वो मोटा हो जाएगा, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्या? इसी को क्या बोलते हैं? देखो मेरी बात समझना, जब इंसान ज्यादा मोटा हो जाएगा ना, तो डॉक्टर बोलता है थायराइड को चेक कर लो। और जब थायराइड चेक करने की बात आएगी तो देखोगे शरीर सूजा हुआ रहता है। तो जब शरीर सूजा रहे, इस बीमारी को बोलते हैं मैक्सोएडेमा। मैक्सोएडेमा। लेकिन आप लोग इसको किस नाम से जानते हो? थायराइड। ठीक है, तो ये होता है एग्जैक्टली मैक्सोएडेमा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? अच्छा, यही थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो होता है अगर कम निकलता है तो देखो सबसे ये विकास में भी मदद करेगा कि नहीं? शरीर के वृद्धि में भी मदद करेगा कि नहीं? करेगा ना। तो जब शरीर के वृद्धि में मदद करेगा, ठीक है, तो देखो सबसे ज्यादा हार्मोनल इफेक्ट किसको होता है? लेडीज को सबसे ज्यादा हार्मोनल इफेक्ट होता है। तो जब हार्मोनल इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, जब हार्मोनल इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा तो शरीर के विकास में मदद किसको मिलेगी? सबसे, देखो पुरुषों में हार्मोनल विकास सबसे ज्यादा होता है, तो जब सबसे ज्यादा होगा तो पुरुष लंबा हो जाएगा, और लड़की में हार्मोनल विकास होगा तो लड़की छोटी हो जाएगी। आ रहा है समझ में? अब बताओ, लड़की का दिमाग है यहाँ और लड़के का दिमाग है यहाँ। अब इसको कौनो बात समझाएगा तो समझ में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, ऊपर ऊपर चला जाएगा। इसीलिए महिला को झुक के समझाना पड़ता है। आदमी देखो शादी के बाद झुक जाता है, कारण यही है, दिमाग का फर्क है। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? आउटो ग्रंथि। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? देखो वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है, क्लियर है? वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो ये जो वृद्धि हार्मोन्स है ना, वो पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, ठीक है। इसी पिट्यूटरी ग्लैंड को हिंदी में बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि देखो बहुत सारे, पहली चीज तो बहुत सारा हार्मोन्स बनाती है, और दूसरी चीज बहुत सारे ये ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। क्लियर है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? तो यही बहुत सारे हार्मोन्स बनाती है। तो ये जो वृद्धि हार्मोन्स है ना, इसको बोलते हैं सोमैटोसिन। सोमैटोसिन एक हार्मोन्स बनाती है, इसी को वृद्धि हार्मोन्स बोलते हैं, ठीक है। यही शरीर के विकास में मदद करता है। तो राइट आंसर इसका कौन सा होगा? पिट्यूटरी। क्लियर? कोई दिक्कत? नेक्स्ट, ये देखो इसका लोकेशन ब्रेन में होता है, ठीक है। और यही कारण है कि जो वृद्धि करने वाली जितनी भी दवाइयां होती है ना, ठीक है, तो वो यही काम करती हैं, इसी हार्मोन्स को बढ़ा देती हैं। क्लियर हो गया? हाँ, सोमैटोसिन को। तो इसी हार्मोन्स को जब बढ़ा देंगी, तो जब इसी हार्मोन्स को बढ़ा देंगी तो बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया? अच्छा देखो यहाँ पे एक चीज मैंने छोड़ दिया, ये जो थायराइड ग्रंथि था, ठीक है, ये विकास में मदद कर रहा था, बताया था मैं, मदद कर रहा था, ठीक है। सॉरी रुको, हाँ ये सॉरी, ये अभी जो था ये वृद्धि हार्मोन्स, ये विकास में मदद कर रहा था कि नहीं कर रहा था? कर रहा था। मान लो अगर ये हार्मोन्स कम हो गया तो शरीर बौना हो जाएगा। आ रहा है समझ में? अगर ये सोमैटोसिन जो हार्मोन्स था, अगर ये कम हो गया तो शरीर कैसा हो जाएगा? बौनापन हो जाएगा। अगर मान लो यही हार्मोन्स बहुत ज्यादा बढ़ गया तो खली को देखे हो, उसी को बोलेंगे भीम कायता। भीम कायता। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक, नेक्स्ट। हाँ, भारी सामान उठाने से हमारे शरीर का ग्रोथ रुक जाता है। क्या चीज? भारी सामान उठाने से भारी सामान उठाने कुछ से हमारे शरीर का ग्रोथ रुक जाता है। तो देखो जब भारी आप कोई सामान उठाओगे तो मांसपेशियों में खिंचाव होगा कि नहीं होगा? होगा। उनको एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए?
चाहिए, ठीक है। और भारी सामान हड्डियों को मजबूत करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, ठीक है। तो अब ये क्या होगा कि वो आपके शरीर को जो हड्डियों की जरूरत है, तो एक तुलना में ना जरूरत है, आपने बहुत ज्यादा काम दे दिया तो सबसे ज्यादा हार्मोन्स रिलीज उधर ही होने लगेगा। जब उधर ही होने लगेगा तो शरीर का विकास रुक जाएगा। देखो वृषण में से कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है, ठीक है। अब देखो मैंने अभी इससे पहले आपको बताया था शरीर में 3 ग्रंथि होती है, कौन सी? एलपीजी, जो क्या काम करती है? मिश्रित ग्रंथि होती है। उसी में एक मैंने बताया था क्या? गोनैड्स। इसी को बोलते हैं लैंगिक ग्रंथि, ठीक है। अब ये लैंगिक ग्रंथि पुरुष में अलग होता है, महिला में अलग होता है। पुरुष में जो होता है इसको बोलते हैं टेस्टिस, टेस्टिस, ठीक है। इसी को बोलते हैं वृषण हिंदी में। और जो महिला में होता है इसी को बोलते हैं ओवरी, ठीक है। और यहां से 3 हार्मोन से निकलता है। एक हार्मोन से निकलता है आपका एस्ट्रोजन, एक होता है आपका प्रोजेस्टेरॉन, और एक आपका होता है रिलैक्सिन, ठीक है। और ये टेस्टिस से एक ही तो हार्मोन से निकलता है, इसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। और यही टेस्टोस्टेरॉन कौन निकालता है? वृषण। तो राइट आंसर कौन सा होगा? टेस्टोस्टेरॉन। क्लियर हो गया? यही आपके जो पुरुषों में दाढ़ी, मूछ, बाल और ये सारी चीजें आती हैं, जो लैंगिक इच्छा होती है, जो लैंगिक चाह होती है, वो सब कुछ टेस्टोस्टेरॉन। और यही टेस्टोस्टेरॉन की तरह काम यहाँ पे कौन करता है? यही 3 हार्मोन्स काम करते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर है? ये महिलाओं में जो महिला के लक्षण होते हैं वो विकास करता है। क्लियर? तो राइट आंसर होगा टेस्टोस्टेरॉन। ये देख लो, ये एकमात्र ऐसा ग्लैंड है जो शरीर के बाहर होता है, ठीक है, राइट। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? मैंने अभी बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड, इसी को पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसका लोकेशन ब्रेन में होता है, बताए थे ना। देखो, रक्त में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं? ठीक है, मेरी बात समझना। देखना, एक तो सॉन्ग था बॉलीवुड का, ठीक है, जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है सनम, है ना। लेकिन बात समझो, जिंदा रहने के लिए मुलाकात नहीं चाहिए, क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है, मैं बताता हूं। देखो होता क्या है, अभी मैं बताया था आप कुछ भी चीज खाते हो, 3 ही चीज खाते हो। एक आपका कौन सा? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा? प्रोटीन। तीसरा आपका कौन सा? लिपिड। यही 3 चीज खाते हो, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में रोटी, चावल और ये सब, ठीक है। प्रोटीन में आप कौन सी चीज खाते हो? दाल, सोयाबीन और ये सब। लिपिड में जो तेल वाली चीजें होती हैं, ठीक है। ये 3 चीज जब आप खाए तो ये तीनों बड़ा पार्ट होता है, ठीक है। तो ये पेट के जब अंदर गया तो ये है बड़ा पार्ट, ठीक है, ये है लार्ज पार्ट। इसको स्मॉल पार्ट में बदलता कौन है? कुछ एंजाइम बदलते हैं, और वो एंजाइम कहां बदलते हैं? पेट में, हमारे अमाशय में। क्लियर है? और जब ये छोटे पार्ट में बदल जाता है ना, तो इसी को कहते हैं ग्लूकोज, इसी को कहते हैं ग्लूकोज। मेरी बात आई समझ में? अब हाँ, इसी को कहते हैं ग्लूकोज। अब समझना होता क्या है, जब इंसान सांस लिया, ऑक्सीजन आया बॉडी के अंदर, तो ऑक्सीजन जलाने का काम करता है। क्लियर हुआ? जैसे एक आप मोमबत्ती लो, उसको जला दो, और आप उसके ऊपर एक गिलास रख दो, तो जब तक गिलास के अंदर ऑक्सीजन है तब तक वो जलेगा, इसके बाद जलना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जलाने में नहीं, जलने में मदद करता है। क्लियर हो गया? ऐसा। तो अब बताओ, जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगा, इस ग्लूकोज को जला देगा कि नहीं जला देगा? जला देगा। और जब जला देगा तो यही ग्लूकोज 3 पार्ट में बदल जाएगा। कौन सा पार्ट में बदल जाएगा? पहला बदल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कौन से पार्ट में? पानी में बदल जाएगा, और तीसरा ऊर्जा में बदल जाएगा। क्लियर है? अब बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड इंसान छोड़ देगा, पानी आपके बॉडी के लिए जरूरी है, और ऊर्जा से आपका काम चलता है। यही ऊर्जा जो है आपके सेल में रुक जाएगी। क्लियर है? यही सेल में स्टोर हो जाती है। अब देखो, पूरी आपकी जो बॉडी है ना, वो कैसे बनती है? पहले सेल बनता है, बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनते हैं? टिश्यूज बनते हैं, बहुत सारे टिश्यूज मिलकर क्या बनते हैं? ऑर्गन बनता है, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनती है? बॉडी बनती है। मेरी बात आई समझ में? अब बताओ, अगर ये ऊर्जा सेल में स्टोर ही ना हो तो कौन मरेगा? सेल, फिर टिश्यूज, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर बॉडी, पूरी बॉडी मर जाएगी। आ रहा है समझ में? तो जब, मेरी बात समझना, जब सेल में ऑक्सीजन कम हो गया, मतलब जब ब्लड में ऑक्सीजन कम हो गया, इसको बोलते हैं हाइपोक्सेमिया। जब टिश्यूज में ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो इसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। और जब आपके ऑक्सीजन की कमी से आपका ब्रेन ही खराब हो जाए, डैमेज हो जाए, तो इसको बोलते हैं एनोक्सिया। क्लियर हो गया? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? हाइपोक्सेमिया।
ये ल्यूकेमिया क्या होता है? जब आपके शरीर में WBC बढ़ जाता है। क्लियर है? WBC, इसी को ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। आ रहा है मेरी बात समझ में? ठीक है, तो उसको ल्यूकेमिया। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ पूछो। ये ऊर्जा सेल के अंदर एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी के रूप में संचरित होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर? कोई दिक्कत? नेक्स्ट, ये देखो इस तरीके से कौन सा हार्मोनल बीमारी है। तो देखो हार्मोनल कौन सा बीमारी है? तो एक घेंघा रोग है, ठीक है। मैंने अभी बताया था एक थायराइड ग्रंथि होती है आपकी एच आकार की, यहाँ पे आ रहा है समझ में? तो अब होता क्या है कि जब थायराइड जब ये थायराइड कम काम करता है ना, थायरॉक्सिन कम काम करता है, तो क्या होगा कि जब थायरॉक्सिन बॉडी के अंदर कम बनेगा, तो थायरॉक्सिन कम बनने के बाद क्या होगा कि दिमाग उसको बार बार एक प्रेशर देगा, ठीक है, कि आपकी बॉडी में थायरॉक्सिन कम बन रहा है, तो वो क्या करेगा, उसी वजह से सूज जाता है, ठीक है। और सूजने के बाद इसी को घेंघा रोग बोलते हैं। ट्यूबरकुलोसिस टीबी होता है, ठीक है, ये जुकाम, लेप्रेसी इसको कोढ़ बोलते हैं। क्लियर है? तो राइट आंसर कौन सा होगा? घेंघा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? अगर ये वीडियोस पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जितना ही आप मेरे को मोटिवेट करेंगे, मैं आने वाले समय में और भी अच्छे MCQ के सेट लेके आऊंगा, मजा भी आएगा। थैंक यू।